एक आदमी, उस पर लगा एक आरोप और फिर एक अफवाह फैली, जिसके बाद भीड़ ने उसे जिंदा जला दिया। ये कहानी एक झूठ से शुरू हुई जिसने एक बेगुनाह की जान ले ली। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात इतनी बड़ी और खौफनाक बन गई। ये सब हुआ 18 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश के भालुका में। यही वो जगह है जहां उस भयानक रात की कहानी शुरू हुई थी। देखिए, जो लोग ऐसी घटनाओं में मारे जाते हैं वो सिर्फ एक नंबर नहीं होते, उनका भी एक नाम होता है, एक पहचान होती है। इस केस में वो थे दीपू चंद्रदास, उम्र महज 25 साल, एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे और अपने पूरे परिवार का पेट पालते थे। उनके भी अपने सपने थे, अभी अभी सुपरवाइजर प्रमोशन के लिए एग्जाम भी दिया था। अब जरा उनके परिवार के बारे में सोचिए। उनके लिए तो ये एक कभी न खत्म होने वाला सदमा है। उनका बस एक ही बात कहना है कि वो बेकसूर था, उसे झूठ के आधार पर मार डाला गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आरोप था क्या? आरोप था ईश निंदा का। एक अफवाह उड़ाई गई कि दीपू ने इस्लाम का अपमान किया है। पर और ये बहुत जरूरी बात है, जब जांच हुई तो इन्वेस्टिगेटर्स को इस आरोप को सच साबित करने वाला एक भी सबूत नहीं मिला, कुछ भी नहीं। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। बस कुछ ही घंटों में एक मामूली सा झगड़ा एक भयानक हत्याकांड में बदल गया। हुआ ये कि शाम को काम की जगह पर प्रमोशन को लेकर बस थोड़ी बहस हुई। रात के 9 बजते बजते ईशनिंदा की अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई और फिर दीपू के साथ काम करने वालों ने ही उसे एक जमा हुई भीड़ के हवाले कर दिया। उस भीड़ ने पहले उसे पीट पीट कर मार डाला और फिर उसके शरीर को लटकाकर जला दिया। तो एक तरफ थी भीड़ की बात और दूसरी तरफ थी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। भीड़ चिल्ला रही थी कि धर्म का अपमान हुआ है, लेकिन जब जांच हुई तो न कोई गवाह मिला, न कोई सबूत। मतलब आरोप पूरी तरह बेबुनियाद थे। लेकिन इन बेबुनियाद आरोपों की कीमत एक इंसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस घटना के बाद जाहिर है प्रशासन भी हरकत में आया। अभी तक इस लिंचिंग के मामले में 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन ये तो बस कुछ ही लोग हैं, भीड़ तो बहुत बड़ी थी। आपको अंदाजा इस बात से लगेगा कि इस मर्डर केस में करीब करीब 150 अज्ञात लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। सोचिए कितनी बड़ी भीड़ रही होगी। अब इस केस की जांच की बात करें तो बांग्लादेश की 2 बड़ी एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। एक है रैपिड एक्शन बटालियन, जिसे आरएबी भी कहते हैं। वो सीसीटीवी और वीडियो फुटेज खंगाल रही है, और दूसरी तरफ भलुका की लोकल पुलिस है जो चश्मदीदों के बयान ले रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और कुछ सस्पेक्ट्स को पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लिया गया है। पर देखिए, इस एक घटना को अकेले में नहीं देखा जा सकता। इसे ठीक से समझने के लिए हमें उस वक्त बांग्लादेश में क्या चल रहा था, उस बड़े कॉन्टेक्स्ट को भी देखना होगा। उस समय बांग्लादेश एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। एक बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल के बाद देश में एक अंतरिम सरकार थी। एक छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे देश में गुस्सा था, प्रदर्शन हो रहे थे। ऊपर से भारत विरोधी भावनाएं भी बढ़ रही थीं और डिप्लोमेटिक टेंशन भी थी। और ऐसे माहौल में एक बहुत खतरनाक ट्रेंड देखने को मिल रहा था, मॉब जस्टिस का। मतलब लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे थे। इस लिंचिंग ने बांग्लादेश में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया है। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल का कहना है कि ये उनकी सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इस दिल दहला देने वाली घटना की खबर सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं रही, पूरी दुनिया का ध्यान इस पर गया। दुनिया भर से इस पर प्रतिक्रियाएं आईं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जानी मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इसे बर्बर हत्या करार दिया। भारत सरकार ने भी वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर की। मामला इतना बढ़ गया था कि भारत को कुछ वक्त के लिए चिटगांव में अपने वीजा ऑपरेशंस तक सस्पेंड करने पड़े। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या बांग्लादेश इस मॉब जस्टिस यानी भीड़ के इस इंसाफ को काबू कर पाएगा, या फिर अफवाहों की आग में जलती ये हिंसा ही वहां का न्यू नॉर्मल बच जाएगी?